यस 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट की, लेक्चर 1 अपना हो गया और उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पहले चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस कर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई थिंक जो भी प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ओके, अब अगली बात, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कल भी हमने बात की थी कि अगली हेडिंग अपनी क्या रहेगी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक बार आपको याद करवा दें कि यार हम कहां पर थे भाई, हम चार्ज पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, कैपेसिटेंस भी पढ़ना है। तो बार बार यार ये मैं चक्कर तो बनाते ही होता हूं। अभी फिलहाल हम यहीं पर हैं, यहीं पर चार्ज स्टडी कर रहे हैं। अभी इसकी मेथड्स ऑफ चार्जिंग रहती है, फिर जाना है हमने मेन टॉपिक पर, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी कूलम्स लॉ। एक टॉपिक आएगा कूलम्स लॉ, वहां से एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी क्या होगी जी, स्टार्ट होगी। ओके, तो फिलहाल हम यहीं पर हैं। हेडिंग मैंने क्या लिखवाई अपनी, इट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब देखो, एक बात तो मैंने बोला कि अगर हम किसी चीज को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग का मतलब एक ही है, एक ही, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही मीनिंग है यार, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, यहां क्या होंगे, लूज होंगे। अब देखो, एक कोई ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है बी, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, हमने इसको ज्वाइन कर दिया किसी वायर से, ये अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बनाए हैं, 8 प्लस इसके पास चार्ज है। कुछ देर बाद क्या होगा, ये चार्ज बी पे चले जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर बट गया, मान लो साइज सेम था इनका। ए ने जब तक बराबर बराबर हो गया तब तक चार्ज लूज करता गया। अब यहां पर बी पे देखो, पहले चार्ज था नहीं, कहां से आया, ए से आया। ए पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव था। अब इसने पॉजिटिव चार्ज लूज करके बी को दे दिया, तो हम यही बोलेंगे, ए ने अपना पॉजिटिव चार्ज बी को दे दिया। देखो बोलेंगे हम यही, लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यार सर आपने तो बोला था कि जी चार्ज आने का एक ही मतलब है, लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मतलब तो वही है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसके पास ये जो चार्ज है ए के पास, आप बोलते अब यही हो, उसको में गलत नहीं है, कोई गलत करेगा भी नहीं कि इसका चार्ज उधर जा रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसके पास एक्सेस पॉजिटिव है ना, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और इस जगह पर पहुंचेंगे। असल में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पहुंचेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। भाई दिखने में यही लगेगा कि ये प्लस यहां पे चले गया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, यहां प्लस था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पहुंचा, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, वहां क्या आ गया, प्लस हो गया। अभी भी इक्वल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन और चलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां प्लस हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज होंगे। हमें लगेगा जैसे यही पॉजिटिव यहां पे पहुंच गया। अच्छा, बोलने में आप ये बोल दो कि इसने अपना 4 प्लस चार्ज उसको दे दिया है, वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अंदर की बात क्या है भाई, अंदर की बात ये है कि अगर बी पे चार्ज आया है
तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण यह है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन गए तब जाके इस पे पॉजिटिव आया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज लूज किया है, तो इसका कारण भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। जो इलेक्ट्रॉन आए थे ना भाई, उसने इसके 4 पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और इसका 4 पॉजिटिव क्या हो गया, लूज हो गया, नेगेटिव बढ़ गया। तो बात गलत नहीं है, वो बात वही है, चार्जिंग का मीनिंग वही है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बात दूसरी। अब शो तो ऐसे ही करेंगे, ए के पास पॉजिटिव है, बी के साथ ज्वाइन किया, ए से पॉजिटिव पे क्या चले गया, चार्ज चले गया, तो बोला यही जाएगा ए ने बी को चार्ज दे दिया, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ही आदान प्रदान हुआ है। अब कई बार ये सिचुएशन क्रिएट की हुई है, मान लो इस पे कैसा चार्ज है जी, पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चले जाएगा, यही बोलेंगे हम, इसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चले गया, अर्थ पे चले गया, इसकी अर्थिंग होगी। सही है, गलत नहीं कोई बोलेगा। मगर आप सवाल कर सकते हो कि यार सर, चार्ज आने और जाने का तो एक ही मतलब है, लॉस ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार बोलोगे तुम यही, ठीक है, कि सारा पॉजिटिव अर्थ हो गया, लेकिन असल में पता क्या हुआ, असल में इसमें पॉजिटिव चार्ज है भैया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन चले यहां तक पहुंचे, और ये सारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। दिखने में ऐसे लगा जैसे इसका पॉजिटिव ही नीचे चले गया। तो वो जो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, एक वाक्य इस्तेमाल किया हुआ है कि भाई चार्जिंग का एक ही मतलब है, या इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना, तो बिल्कुल सही है। वो दिखने में ये लगता रहे कि पॉजिटिव उधर गया, नेगेटिव उधर गया, लेकिन जो भी हो, चाहे पॉजिटिव चल रहा है चाहे नेगेटिव चल रहा है, कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर है, कारण इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही है। ओके, तो हम बात कर रहे थे यार मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो मर्जी हो, बेसिक रीजन क्या रहेगा चार्जिंग का, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक रीजन यही रहेगा, लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगली बात, वैसे बुक्स में मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड दे रखे होंगे। एक जिसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, एक हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिंपल है भाई, दो चीजों को आपस में क्या करो, रब करो। ठीक है, दो चीजों को अगर हम आपस में रब करते हैं तो रब करने से थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिन दो चीजों को रब कर रहे हो बेटा, एक मटेरियल ऐसा हो सकता है कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो हीट गेन करके बाहर आ जाएंगे, दूसरे पे स्टिक हो जाएंगे। अब जिसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पे स्टिक कर गए उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दो चीजों को रब करोगे, अब किस पे पॉजिटिव आना है किस पे नेगेटिव आना है वो आपके हाथ में नहीं है, वो उन दोनों के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई रब करने से अगर चार्ज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने बहुत बार किया होगा बचपन में, कि वेले बैठे हुए हो अपनी क्लास में, तो टेबल पे हम छोटे छोटे पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लेकर रखकर, स्केल को लेकर अपने ड्राई हेयर्स पे ऐसे रब करते हैं और कहते हैं यार स्केल क्या हो गया, चार्ज हो गया। उसके बाद उन बिट्स ऑफ पेपर को लगाओ और वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उनको। ठीक है ना, स्केल उन बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये जो भी हुआ
उस पर चार्ज आ गया ना स्केल पर, तो इट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, पेपर पे चार्ज नहीं आया, पेपर के जो टुकड़े उन पे चार्ज नहीं आया, लेकिन वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। कैसे? वो आने वाली बातों में जो टॉपिक्स होंगे उनमें आएंगी डिस्कशंस में कि ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। अनचार्ज वाला अट्रैक्ट हो सकता है, अनचार्ज वाला रिपेल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो दूसरे से अट्रैक्ट हो सकता है, दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट से, लेकिन रिपेल नहीं हो सकता। तो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने, अट्रैक्ट वो हो सकते हैं, उन पे चार्ज नहीं है, उन पे चार्ज थोड़ा बहुत इंड्यूस हो जाएगा। मेन चार्ज किस पे है? स्केल पे है। तो स्केल पे बेटा जो चार्ज आया वो कैसे आया? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बैलून ले लो आप, बैलून फुलाओ, उसको भी सर पे रब करो और जाके ना दीवार पे जाके लगा दो, वो थोड़ी देर के लिए दीवार पे चिपका रह जाएगा। अब उस पे भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही आ रहा है। ठीक है, रबिंग करने से अगर चार्ज आ रहा है तो दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ज्यादा हम इन चीजों पर डिटेल में ज्यादा घुसेंगे नहीं, इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आने ना उस क्वेश्चन को करके बात को खत्म करेंगे। तो इन तीनों में से जहां से क्वेश्चन बनने वो बातें डिस्कस करके बात को खत्म कर देंगे हम, क्योंकि डिस्कशन में फिर जितनी लंबी खींचते जाओ आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है उसी पे 2 लेक्चर डिस्कस कर लो, उसका कोई फायदा हमें होगा नहीं। तो हम पॉइंट पे आते हैं। 3 तरह के मेथड है, याद रखना, एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में 2 चीजों को रब करना है। सबसे जो कॉमन एग्जांपल बुक में दिया होता है वो दिया होता है ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ये दिया ही होगा कि एक ग्लास रॉड है जी, एक सिल्क क्लॉथ है, उन दोनों को आपस में रब किया, ऐसे ऐसे चार्ज आ गया। भाई ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को करोगे तो ये ग्लास पे पॉजिटिव ही आना है और सिल्क पे नेगेटिव ही आना है। ठीक है, इन दोनों को करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ये श्योर है। अगर सिल्क को किसी और चीज के साथ रब करो में भी उस पे पॉजिटिव आ जाए, वो पेयर पे डिपेंड करता है कि आप किस किस को आपस में रब कर रहे हो। अगर ग्लास और सिल्क को रब करोगे तो ये श्योर है ग्लास पे कैसा आएगा? पॉजिटिव, सिल्क पे कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इस पे ज्यादा मैं और डिस्कशन नहीं देता, एक क्वेश्चन करा के बात खत्म कर देता। 2 चीजों को रब करो यार, एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव आएगा, ये क्या हो गया? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन डालता हूं मैं कि मैंने बोला कि एक ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब किया गया है। ग्लास रॉड अटेन्स अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, क्वेश्चन डाल दिया मैंने ऐसे छोटा सा कि ग्लास रॉड है, उस पर 5 माइक्रोकूलम का क्या आ गया? चार्ज आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ये भी बताओ फ्रॉम विच टू विच, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुए हैं किधर से किधर हुए हैं। ये भी बताओ कि इज देयर एनी चेंज इन मास, क्या मास में कोई चेंज आया है? इफ यस फाइंड चेंज ऑफ मास। ये 4 क्वेश्चन डाल दिए मैंने वैसे ही। ओके, ग्लास रॉड पे कितना आया? 5 माइक्रोकूलम। तो सिल्क पे कितना आएगा? -5 माइक्रोकूलम। पता ही है क्या लगाया मैंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया। भाई पहले न्यूट्रल था, अब भी क्या होना चाहिए?
न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ग्लास पे पॉजिटिव वाला 5 माइक्रोकूलम आया तो सिल्क पे कैसा आएगा, नेगेटिव वाला 5 माइक्रोकूलम आएगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन करा रहा हूं, वैसे ही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है उस पे बेस्ड। अब आ जाते हैं भाई, कभी कभी एग्जाम में बड़ी छोटी छोटी सी बातें ही आ जाती हैं और हम छोटी छोटी बातों को मिलाकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, तो छोटी सी बात ही है लेकिन फिर भी करो। ओके, दूसरा सवाल है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड करने हैं फाइंड, तो कैसे करोगे, यूजिंग Q इक्वल टू NE। यहां से N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। Q की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम। भाई माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो यानी 10⁻⁶। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। सॉल्व करना आपका काम। ऐसे क्या निकाल सकते थे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है, सॉल्व करना आपका काम। फिर इसमें पूछा फ्रॉम विच टू विच। अब उसमें क्या कह सकते हो, किधर से किधर गए हैं। ग्लास ने कैसा किया, पॉजिटिव, तो मतलब ग्लास ने लूज किए। सिल्क ने कैसा गेन किया, नेगेटिव, यानी सिल्क ने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं कितने हुए हैं, N हुए हैं। किधर से किधर हुए हैं, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। तो इसका आंसर क्या आ गया, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क कितने ट्रांसफर हुए हैं, N, ठीक है, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। और ट्रांसफर हुए कितने भाई, N इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंज इन मास। कई बार आ जाता है भाई कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो क्या मास में भी कोई चेंज आता है। तो देखो, अगर प्रैक्टिकली चेक करो तो मास में चेंज नेग्लिजिबल आएगा, लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस देयर इज चेंज इन मास आल्सो। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस में जाएगा कि यस देयर इज चेंज इन मास। कैसे, ये ग्लास है, मान लो ये आपका सिल्क है, इसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम। ओके, इसने नेगेटिव गेन कर लिया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, उधर लूज कर दिए। अब बेटा इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज लेकर जाता है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, पता ही है, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज तो लेकर जाएगा अपना, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन हैज मास आल्सो। पढ़ा होगा कभी 9.1 इंटू 10⁻31 kg, पढ़ा होगा कभी इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पे मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यार ये बहुत कम मास है, फर्क वर्क ज्यादा पड़ता नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन भाई अब अगले ने सवाल डाला है कि मास में चेंज हुआ है कि नहीं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि यस देयर इज सम चेंज इन मास। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यस देना है आपने। कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में कि मास में चेंज हुआ है, तो आपका आंसर क्या है, यस देयर इज चेंज इन मास। फिर आ गया लास्ट पार्ट कि अगर चेंज इन मास हुआ है तो कितना हुआ है। तो चेंज इन मास बेटा कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या सॉल्व किया जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितना मास में चेंज आया है। लेकिन साथ में आप ये भी लिख सकते हो
कि चेंज तो आएगा लेकिन कोई खास चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज होगा। द चेंज विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है, चेंज विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। तो फिर से बात करेंगे कभी क्वेश्चंस जब आएंगे ना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी खूब सारी बातें कवर अप होंगी, क्योंकि कुछ चीजें वैसी रह जाती होती हैं, वो क्वेश्चंस में जाकर डिस्कस होती हैं। लेकिन हाँ, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ए है, एक बी है, इसने इसको कुछ चार्ज दिया और इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, बताओ किसने मास लूज किया, किसने मास गेन किया? तो ए ने लूज किया है, बी ने क्या किया, गेन किया। कभी क्वेश्चन आ गया इसका मास इतना था m1, कुछ देर बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इसका मास हो गया m2, तो बताओ m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। अब पहले तो इस पे चार्ज था ही नहीं, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए ना, लूज कर दिए मतलब इसने मास भी लूज कर दिया, तो इसका मास पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे छोटे मोटे से क्वेश्चन बना बना के वो डालते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर देना, ठीक है जी। तो बात अपनी चल रही थी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जल्दी मैंने बोला था खत्म करेंगे, बाकी डिटेल में जितना मर्जी घुसते रहो इसके। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन के कारण, रब करने से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाए उसको क्या कह देते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, अगली बात हेडिंग डाल लेना, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन सिंपल है भाई, ए के पास चार्ज है, वो बी को पूछता है कि कुछ चार्ज चाहिए क्या, बी कहता है दे दो भाई, चाहिए। दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट, और ए से बी को चार्ज चले जाता है। ये क्या हो गई, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ना, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर से सुन लो, ए इज हैविंग सम चार्ज, बी इज न्यूट्रल, ए आस्क्ड बी डू यू नीड सम चार्ज, बी से श्योर, दोनों आपस में टच हो कर जाते हैं। ए को बी के साथ टच कर दो तो भी वही बात है, यहां वायर के साथ मैंने कनेक्ट करके शो कर दिया, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ए ने बी को टच कर दिया जाकर, या वायर से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो ए चार्ज लूज करेगा, बी गेन करेगा। वो बात अब अंदर की है कि इलेक्ट्रॉन का किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, बार बार उसको करते। हाँ, ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, हम यहां पे यही शो करेंगे, ए ने बी को चार्ज दे दिया। ओके, ए ने बी को चार्ज दे दिया। अब ये जो भी हुआ, इट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेटा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, डायरेक्ट कनेक्शन है जी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये क्या हो गया हमारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहां पे बस एक चीज मैंने बतानी है, ए के पास कुछ चार्ज था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस शो किया मैंने, बी न्यूट्रल था, ज्वाइन कर दिया, ए से बी की ओर चार्ज का ट्रांसफर हो गया, शुरू हो गया। अब पॉइंट ये कब तक चलता रहेगा ये, उसका आंसर है चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे है, ए से बी चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसका आंसर रहेगा कि चार्ज इज being transferred from A to B
until the potential of A and B becomes equal। ठीक है, अब बच्चों से क्वेश्चन पूछो यार कब तक ट्रांसफर होगा, कोई कहता है जब तक ए का सारा चार्ज खत्म नहीं हो जाता तब तक। ऐसा थोड़ी होता है, सारा थोड़ी दे देगा, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ए ने सारा थोड़ी दे देना है, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता बस तब तक होना। कभी कभी बच्चे से पूछो कि कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, बच्चे कह रहे थे जब तक आधा आधा चार्ज नहीं हो जाता। अच्छा, आधे आधे चार्ज की भी कोई गारंटी नहीं है। चार्ज बराबर बराबर हो जाए ये कोई रूल नहीं है, पोटेंशियल बराबर बराबर हो जाए ये रूल है। ठीक है, कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल। अगर बेटा जी दोनों के साइज सेम है तो जब पोटेंशियल इक्वल होगा तब चार्ज भी इक्वल इक्वल हो जाएंगे, या उल्टा कह लो जब चार्ज इक्वल होंगे पोटेंशियल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब साइज क्या हो, सेम। अगर साइज सेम ना हो तो अनइक्वल चार्जेस पे ही रुक जाएगा ये, लेकिन ये फिर भी फॉलो हो जाएगा। तो चाहे इनके साइज सेम हो चाहे ना हो, ये रूल तो है ही है ना कि पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफर होता रहेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। आपने हमेशा ये याद रखना है कि चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। चार्जेस बिकम इक्वल कभी कभी सही हो जाता है अगर उनके साइज सेम हो, अदरवाइज जनरल टर्म क्या है, चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब हमने कनेक्ट किया हुआ है दो चीजों को आपस में, कंडक्शन से चार्ज का फ्लो करवा रहे हैं एक से उधर, तो चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 या बॉडी ए टू बॉडी बी अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। आगे चलकर फिर से बातें आएंगी, सब चीजें आपस में दोबारा मिक्स होंगी। फिलहाल चार्जिंग बाय कंडक्शन को भी हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। इस पे भी बहुत ज्यादा अब डिस्कस करने का फायदा नहीं है। इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनकर आ जाएगा आपका। तो अगली बात डिस्कशन में आ रही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये आज का अपना लास्ट टॉपिक होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस बेटा यार, तो अगली बात चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, इंडक्शन वर्ड कहां से आ गया, इंड्यूस। अगर हम किसी चीज में कोई चीज क्रिएट करवाएं इनडायरेक्टली, ठीक है, कैसे जी, इनडायरेक्टली, तो वहां पे प्रोड्यूस या प्रोडक्शन की बजाय क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम, इंडक्शन। ठीक है जी। अब यहां पे एनसीईआरटी बुक में ना चार्जिंग बाय इंडक्शन पे बेस्ड काफी बातें दे रखी हैं। अब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस, अगर हम तीन बातें करें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन में से क्वेश्चन यार कई बार आ जाता होता है। तो इन तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मैं मानता हूं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तीसरी बात चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से सुनना स्टोरी हमारी, ये ए है, ये बी है। ए ने बी से पूछा डू यू नीड सम चार्ज, बी ने बोला श्योर दे दो, दे दिया। डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तार लगी, वो तो एक कंडक्शन। अब सिचुएशन दूसरी है, ए ने बी को बोला डू यू नीड सम चार्ज, ये दूसरी सिचुएशन है, कोई और बी है। बी रिफ्यूजेस कि नहीं चाहिए, ए सोचता है कोई बात नहीं और ट्राई करते हैं। तो सेकेंड सिचुएशन में ए
बी के पास चले जाता है, फिर पूछता है कि चार्ज चाहिए जी। बी इस बार थोड़ा गुस्से में जवाब देता है कि एक बार सुनता नहीं है क्या। ये चुप हो जाता है, लेकिन अभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ता। ए बी को पूछता है चार्ज चाहिए क्या, बी मना कर देता है नहीं चाहिए। ए बी के पास जाता है, कहता है डू यू नीड सम चार्ज। बी गुस्से में कहता है कि एक बार सुनाई नहीं देता क्या। अब उसके बाद ए वहीं पर खड़ा रहता है कुछ देर, कुछ नहीं बोलता। बी मुड़कर उसको फिर से गुस्से से बोलता है कि एक बार में सुनाई नहीं देता क्या। अब ए क्या जवाब देते हैं कि हम कौन सा आपको कुछ कह रहे हैं। ये तो चुपचाप खड़ा था। ट्राई तो वो यही कर रहा है कि बी चार्ज ले ले, लेकिन एक्टिंग करता है, कहता है हम आपको कौन सा कुछ कह रहे हैं। बी अपना फिर मुंह पलट लेता है। सिचुएशन फिर ए ने बी को पूछा चार्ज चाहिए, बी ने बोला नहीं चाहिए। ए उसके पास गया, फिर पूछा चार्ज चाहिए, इसने गुस्से से बोला नहीं चाहिए। मतलब ये टच कर कर तो दे सकता नहीं है, थप्पड़ पड़ेगा। फिर ए वहीं डटा रहता है। बी को टेंशन होती है कि कहीं मुझ पे चार्ज आ ही ना जाए। इतनी देर में ए को भी आइडिया लग गया है कि यार बात बन जाएगी, आ सकता है ये चार्ज ले लेगा। बी मुड़ के इसको बोलता है सुनाई नहीं देता क्या। ये कहता है हम कौन सा आपको कुछ कह रहे हैं। लेकिन इतने में इसको आइडिया हो गया कि भाई बात बनेगी। इसको भी आइडिया हो गया है कि यार कहीं मुझ पे चार्ज आ ही ना जाए, क्योंकि बी को तो पता है कि मैं एक मेटल हूं। ए को भी आइडिया लगने लग गया है कि बी एक मेटल है। कहते हैं मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं ना, सुना होगा गुड कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स गुड कंडक्टर में आते हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ए को अंदाजा लग गया है कि यार बी क्या है, एक मेटल है, तभी इतनी टेंशन ले रहा है। और बी को भी पता है मैं एक मेटल हूं, आई हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज के कारण दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर से देख लो, ए ने बी को बोला चार्ज चाहिए, बी ने मना कर दिया। ए ने दोबारा पूछा, उसने दोबारा मना कर दिया। ये जाके पास खड़ा हो गया, उसको गुस्सा आया, लेकिन इसने बोला भैया हम कौन सा आपको टच कर रहे हैं, हम कौन सा आपको कुछ कह रहे हैं। लेकिन इतनी देर में ए को पता लग चुका था कि बी मेटल है, बी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पास खड़ा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता, टच हम करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आ जाने से इस बी का नेगेटिव चार्ज एक तरफ खिंच गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया। अब बी की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बी में चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अभी भी अगर ए चले जाए तो ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी भी बी खुद भाग जाए तो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ए तो जाएगा नहीं, अब बी क्यों नहीं भागता,
वो तो बी को ही पता हो, क्या पता ये भी चाहता हो कि मैं चार्ज हो ही जाऊं, ऊपर ऊपर से मना कर रहा हूं। हाँ, बी अगर भाग जाए तो बच जाएगा, लेकिन वो भाग नहीं रहा। ठीक है जी। तो सिचुएशन ये कि इंड्यूस, यहां पे वर्ड क्या यूज होगा, इंड्यूस। अब अगर तो ऐसे ही रहे तो ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी, ये चले जाएगा फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये चले जाएगा फिर न्यूट्रलाइज होगा, ये तो देख जाएगा नहीं, ये क्यों नहीं जा रहा, ये इसी को पता है। अब अगर कहीं इसकी दूसरी साइड से शायद बी भी इसी बात का इंतजार कर रहा है, वो ब्लेम अपने आप पे नहीं लेना चाहता है, शायद चार्ज तो ये भी होना चाहता ही है। अब अगर इसकी दूसरी साइड से क्या करा दी जाए, अर्थिंग करा दी जाए, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ कर जाएगा। तो मैंने इसकी क्या करवा दी, अर्थिंग। ये पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएगा, अर्थ पे चले जाएगा। ठीक है, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चले जाएगा। अब इस पे सिर्फ नेगेटिव रह गया, अब ए चले जाएगा, अकेला बी रह जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्शन खत्म हो गई, ये इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अल्टीमेटली ए ने बी को टच भी नहीं किया, बस थोड़ा एफर्ट मारा, बी पे चार्ज आ गया। ये बी पे जो भी चार्ज आया है, इट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो भी बी पे चार्ज आया है, ये किसके कारण आया है, इंडक्शन के कारण आया है। इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज आया, ये किसके कारण आया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ए ने बी से पूछा, मना किया, पास आया, फिर इसने मना किया, फिर ये खड़ा रहा, इस पे इंड्यूस हुए, अर्थिंग हुई, अल्टीमेटली इस पे चार्ज आ गया। अब ए चले गया इसको चार्ज कर कर। ठीक है, ए बी को चार्ज करके चले गया, बी चार्ज हो गया, टच भी नहीं किया। बी भी शायद यही चाहता था कि मुझ पे चार्ज आ जाए। अब ए तो भैया परिंदा है, उसका काम ही यही है, कभी यहां कभी वहां। ठीक है, बी भी कहता होगा यार मेरा तितलियां वर्गा, कदे एस फुलते कदे ओस फुलते। तो सबसे पहले ए किसी और बी के पास गया था, किसी और फुल के कोल, कि डू यू नीड सम चार्ज। उसने बोला हाँ दे दो भाई, कॉन्टैक्ट हुआ, वो थी चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, फिर उसको चार्ज किया, फिर आगे निकला, किसी और बी के पास पहुंचा कि डू यू नीड सम चार्ज। उसने मना कर दिया, इसने एफर्ट मारा, कर करा के उसको चार्ज अल्टीमेटली करके अब ये आगे किसे और फुल थे। अब ये किसी और बी के पास जाता है चार्ज लेकर अपना, और उसको कहता है डू यू नीड सम चार्ज। वही कहानी रिपीट, डू यू नीड सम चार्ज। बी रिफ्यूजेस, नहीं चाहिए। अब इसका तो पैटर्न है ना, नहीं चाहिए कैसे, ये पास चले जाएगा। इसका तो पैटर्न है ना कि बी ने अगर बोला दे दो तो दे देगा, अगर मना हो गया तो भी ढीठ है, हटेगा थोड़ी, पास गया। ए ने बी को बोला चार्ज चाहिए, उसने बोला नहीं चाहिए, ये पास गया। फिर पूछा डू यू नीड सम चार्ज, बी ने बोला एक बार सुनाई नहीं दिया क्या। फिर ये थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा कि बात बनेगी। बी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इस बार। पिछली बार बी मुड़ के बोला था कि चार्ज एक बार सुनाई नहीं दिया क्या। इस बार बी टेंशन फ्री सा दिखाई दे रहा, ये काफी देर खड़ा रहा,
इसको खुद को टेंशन होने लग गई कि यार ये तो परेशानी नहीं हो रहा, वो भी काफी देर खड़ा रहा, ये भी काफी देर, इस बार ये परेशान है। थोड़ी देर बाद बी मुड़ के इसको कहता है तू खड़ा रह, खड़ा रह, कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि बी को पता है कि आई एम नॉट अ मेटल, कि मैं पिछले बी की तरह मेटल नहीं हूं कि चार्ज हो जाऊंगा और टच किया तो थप्पड़ मारूंगा। इसको भी आइडिया हो गया कि यहां बात नहीं बनने वाली। बी तो कॉन्फिडेंट है क्योंकि बी मेटल नहीं है भाई। मेटल के अंदर समस्या क्या थी? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंसुलेटर है, पक्का इंसुलेटर, कोई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसी को अट्रैक्शन होनी नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इस पे ये चार्ज नहीं इंड्यूस करवा सकता, टच करना रूल में आता नहीं है, ये करवा ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर में इसको आइडिया हो गया कि बात बनने वाली नहीं है, ये यहां से अपना चला किसी और बी की तलाश में, लेकिन इस बी पे चार्ज नहीं इंड्यूस हो सकता बिकॉज इट इज नॉट अ मेटल। मेटल्स में बहुत बढ़िया होता है, ये परफेक्ट इंसुलेटर टाइप था, फुली कॉन्फिडेंट। अगर कोई इन बिटवीन सिचुएशन वाला होता उस पर थोड़ा बहुत देखो आ जाता, यहां ये परफेक्ट इंसुलेटर है, ठीक है जी। इसको तो पक्का कॉन्फिडेंस था कि मेरे पे चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता, बात भी वही थी, ए भी वहां से निकल गया। तो पॉइंट निकालकर हमने ये दिया है कि यार इंडक्शन हो जाती है, बिना टच किए भी हो जाता है, लेकिन इंडक्शन बढ़िया तब होगी अगर जिसपे इंड्यूस करवाना है तुमने चार्ज वो खुद क्या हो, मेटलिक ऑब्जेक्ट हो। मेटल होगा तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अगर कोई वैसे छोटा मोटा कंडक्टर होगा बहुत बढ़िया वाली, तो भी कुछ ना कुछ इंड्यूस हो जाएगा। परफेक्ट इंसुलेटर होगा तो बिल्कुल भी इंड्यूस नहीं होगा। यहां पे एक फार्मूला दे रहे हैं जी, Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल के। लिख लेना इसके बाद में कि यहां पे जो Q डैश है इट इज द इंड्यूस्ड चार्ज, हमारी फिगर्स के हिसाब से, हमारे डिस्कशन के हिसाब से ऑन बी, जो बी पे आएगा इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। जो क्यू है यहां पर इट इज इंड्यूसिंग चार्ज, हमारी डिस्कशन और फिगर के हिसाब से जो ए लेकर आ रहा है जिसने इंड्यूस करवाना है, ठीक है। और जो के है इट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी? बी की, हमारी फिगर डिस्कशन के हिसाब से किसकी? बी की, जिस पे हमने चार्ज क्या कराना है? इंड्यूस कराना है। हमारी फिगर्स के हिसाब से किसकी प्रॉपर्टी है? बी की प्रॉपर्टी है, जिस पे हमने चार्ज क्या कराना है? इंड्यूस कराना है, ठीक है। आगे चल के खूब डिस्कस होगा ये सारी बातें। अब यहां पे बेटा जो मैंने के, कैपिटल के है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस के की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, 1 से नीचे नहीं जाता। फॉर परफेक्ट इंसुलेटर, जिसमें देखो वैक्यूम ही है, बाकी जितने भी है इतने परफेक्ट नहीं हो सकते, के की वैल्यू 1 होती है। फॉर परफेक्ट कंडक्टर्स, जिसमें मेटल्स आएंगे, के की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। जितना बढ़िया कंडक्टर होगा उतना ही उसका के इन्फिनिटी के करीब होगा, जितना घटिया कंडक्टर होगा यानी जितना परफेक्ट इंसुलेटर होगा उतना ये 1 के करीब होगा।
ठीक है जी। सो अब देखो, अगर हमारा भी मेटल था तो मेटल में के इन्फिनिटी पुट कर दो, 1/∞, 1/∞ 0 होता है, तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, तो Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। यानी मेटल्स में तो इतना चार्ज आ गया कि जितना ए पे था ना उतना ही किस पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा। जितना ए पे था उतना ही बी पे आ जाएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Q डैश के इक्वल आ गया, माइनस क्यू के इक्वल ही आ गया। अगर ये क्या था, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में K1 भरना था, K1 भर दिया, 1/1 क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी 1/1 1 हो गया, ब्रैकेट में 1 - 1 0 हो गया, Q डैश इक्वल टू क्या आ गया, चेक कर लो, 0 ही आ गया। तो वही हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जब भी इंसुलेटर था तब उसके ऊपर चार्ज आया ही नहीं था, जब भी मेटल था उसके ऊपर बहुत बढ़िया चार्ज आ गया था। तो इट वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब करने को फिर से वही बात, इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, बाकी चीजें जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस बनकर आएंगे, आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, उन असाइनमेंट्स में आती रहेंगी, हम डिस्कस करते रहेंगे, ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। हाँ इतना है, बेसिक्स में पहले अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी के जो बेसिक्स हैं उसमें फिर हम इन चीजों के साथ बातों को क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। तो आज की डिस्कशन में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग किए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ओके, तो बेसिक्स में यही है, बाकी इसकी असाइनमेंट मिलेगी, कुछ बातें वहां पर कवर अप हो जाएंगी। फिलहाल हमारी आज की बात क्लोज्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी चक्रव्यूह से बाहर आना फिर हम स्टार्ट करेंगे। चार्ज से निकलकर हम फोर्स और उसके बाद फील्ड वगैरह पे पढ़ेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स वाली बातें स्टार्ट होंगी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में।